जिस तरह से आईएमएफ ने तसल्ली दी है, ऑल्दो लिंक्ड है कि दोस्त मुल्कों की फाइनेंसिंग के बाद ये जो मुआहदा है वो पाया तकमील तक पहुंच पाएगा, आपको लगता है कि जल्द बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं? और इस सारी जो असल बुनियादी सवाल है, इसमें आपको लगता है आम आदमी अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी आ रही है? देखिए, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए अभी आसानी नहीं पैदा होगी, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, पाकिस्तान का रुपया है, इसके ऊपर जो इस वक्त दबाव गैर मामूली पड़ा हुआ है। आज भी ओपन मार्केट में रुपए डॉलर की शरह 290 थी। ये प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और मौजूदा प्रोग्राम ज़ाहिर है जून में ख़त्म हो जाना है। असल मसला है कि क्या इस मुल्क में रियल एस्टेट, हमारा जो हाउसिंग का सेक्टर है, क्या ज़राअत का सेक्टर है, इसके ऊपर टैक्स लगेंगे कि नहीं? हमारे वो लोग जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार, चौधरी, नवाब खुद भी हैं, उनके नुमाइंदे भी हैं और साथ ही फिर रियल एस्टेट सेक्टर में हिस्सेदार भी हैं, तो आया ये लोग टैक्स देने के पे आमादा होंगे कि नहीं? क्योंकि बुनियादी मसला पाकिस्तान का सुकड़ती हुई आमदनी है। आबादी के हिसाब से वसाइल जो हैं वो नहीं फैल रहे। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक कायमा कमेटी को बताया, कौमी असम्बली की, कि इस वक्त जितने भी सरमाकार हैं वो अपना सरमाया समेट कर जा रहे हैं, कारोबार समेट रहे हैं और सिर्फ 3 गैर मुल्की कंपनियां अब पेट्रोलियम सेक्टर में रह गई हैं। तो और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताई और उस पर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पॉलिसी का अदम तसलसल, इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, और फिर मुआहदों की पासदारी ना करना, कि हम मुआहदे कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन उन मुआहदों पे अमल दरामद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैरूनी सरमाकारों के लिए हाई रिस्क मुल्क बन गया है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि नई सरमाकारी बहुत मुश्किल होगी, अगर नई सरमाकारी नहीं होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी, रोज़गार के ज़राए पैदा नहीं होंगे, एक्सपोर्टेबल हमारी जो बरामदात के लिए हमें ज़रूरी कि हम बरामदात हमने बढ़ानी है, वो पैदावारियत नहीं बढ़ेगी। तो आवाम के लिए जब तक ये बुनियादी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ टैरिफ पॉलिसी, कंसिस्टेंसी और उसका मुआहदों का एहतराम जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक अवाम बेचारे यूं ही पिसते रहेंगे। उमरा अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे, लेकिन आम लोग जो हैं, जो 80-85% आबादी है इस मुल्क की, वो काफ़ी अभी ख्वार होंगे अगले 2-3 साल तक। सही है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर आपने बात की और वाकई यही फुकदान है, पॉलिसी का अदम तसलसल है, मुआहदों की पासदारी ना होना, और ज़ाहिर है फिर उसी से आप किस तरह से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं दोस्त ममालिक का भी, और आईएमएफ का मुआहदा भी आपके सामने है। जवाद फैज़ी साहब, अब ये सारी सूरत हाल जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि अभी तो ये आवाम के लिए तो कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, लेकिन अभी जो आईएमएफ का एक अहम बयान इस सिचुएशन में, जब आपकी महंगाई की शरह श्रीलंका से भी ज़्यादा है और आप इस वक्त आम आदमी को रिलीफ देने की पोजीशन में भी नहीं है, और सब सारी चीज़ें लिंक की जा रही हैं आईएमएफ के मुआहदे के साथ, तो ये जो बयान आया आईएमएफ का, आपके ख्याल में ये बयान कितना हौसला अफजा है? क्या आप समझते हैं कि इसके कोई, वो जैसे हम कहते हैं ना, दूर रस फवाइद होंगे या नहीं? जी जवाद है साहब। जी नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा, हमारे अपने मुल्क में ही लोग ये कह रहे हो कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, ठीक है, जब अपने मुल्क के ही लोग ये कह रहे हो कि ये श्रीलंका बनने वाला है, मेरे लिए तो बहुत अहम है ये बयान कि कम से कम मैं जब लाहौर से उठती आवाज़ों को सुनता हूँ, मैं केपीके से जलसों में जब ये बातें सुनता हूँ, मैं जब ये अदालत में आते हुए भी जब गुफ्तगू हो रही होती थी तो उसमें भी पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजने की खुदा न खास्ता बातें की जा रही थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत अहम है कि मेरा मुल्क दिवालिया होने से बच रहा है। मेरे मुल्क के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी, जिस तरह भी इम्तियाज़ गुल साहब ये फरमा रहे थे कि इसमें भी कोई शक नहीं कि बैरूनी सरमायाकार तो रुक गए हैं, जो थे वो बाहर जा रहे थे कि हम तो यहाँ से जो बच सकता है वो बचा के निकल जाए ना। लिहाजा इन हालात में इसकी बैनुल अक़वामी सतह पे भी
और इलाकाई सतह पे भी इंतहाई अहमियत है। और उसके साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, फिर हमने ये भी देखा कि ईरान सऊदी अरब के मामलात भी बेहतरी की जानब बढ़ रहे हैं। ये सारे मामले मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से भी कि बहरहाल मुझे मायूस नहीं होना, बहरहाल मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी। और मैं पर्सनली जानता हूँ, चंद दफ़ा मेरी बात इसहाक डार साहब से हुई तो जिस तरह उन्होंने इस कर्ब के साथ बताया कि क्या क्या इश्यूज बन गए थे, किस किस तरह टैकल किया गया है, कहाँ कहाँ किससे मुलाकात में क्या क्या बर्दाश्त करना तो पड़ा बड़े है। पुरुमीद लिहाजा थे और जब मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया तो यही कहा गया कि इनसे संभल नहीं रहा, इसहाक डार साहब आएंगे और ये वजह पैदा की गई उनके आने की कि वो आएंगे और मामला ठीक होंगे, तो फिर वो क्यों नाकाम हो गए? आप कह रहे हैं ना कि आपकी उनसे बात भी हुई। नहीं देखें, नाकाम तो वो तो आज भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश जो है उम्मीद अफजा सूरत हाल सामने आ रही है, वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं। लेकिन वो ये भी तो साथ साथ कह रहे हैं ना, मैं कोई उनका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि हालात बड़े गंभीर थे, हालात बड़े मुश्किल तर थे, उनमें हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश अब जो हो रही है, अगर ये बयान IMF के बयान तक मैं रहूं तो इसमें बहरहाल मुझे ये उम्मीद मिली है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही फरमाई इम्तियाज गुल साहब ने, अभी आम बंदे को इसका कोई फायदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो लेने हैं वही तो आपने कर्जे चुका देने हैं, आपने वापस भी तो करने हैं ना। जो हमने तारीख के बुलंद तरीन कर्जे लिए और कहा यह गया था कि लंगर खाने से रोटी खा लें लेकिन कर्जे नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, वही सारे मुआहदे करके चले गए। और जब जाते जाते भी वो जो लंका ढा गए थे, अब उसको भुगतना भी पड़ेगा। आम बंदे नहीं भुगतना है और मैंने और आप नहीं भुगतना है। लेकिन मैं बहरहाल फिर भी ये कहता हूं कि उम्मीद जरूर होनी चाहिए और अल्लाह करे कि इन मुश्किलात से ये जो आखिरी अशरा है वो हमारी इन मुश्किलात से भी निजात का अशरा ही बन जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।